हेलो गाइस। स्वागत है आप सबको एविएशन लेजिस्लेटर में। आज हम बात करने जा रहे हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का जो एविएशन लेजिस्लेशन का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। अगर किसी को एविएशन लेजिस्लेशन का सब्जेक्ट सही तरीके से समझना चाहते हैं तो उन्हें क्या समझना पड़ेगा कि उनके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि मॉड्यूल 10 का सिलेबस क्या है। पहले तो मॉड्यूल 10 का सिलेबस समझने पहले एक बार डीजीसी की वेबसाइट विजिट कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीजीसी की वेबसाइट में सारे के सारे मटेरियल है और अपडेटेड मटेरियल है। तो चलते हैं, पहले डीजीसी का वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा डीजीसी गूगल, इसमें टाइप करना है DGCA, ठीक है। तो एंटर करो, तो उसके बाद ओपन करो डीजीसी का वेबसाइट। ये रहा, ओपन हो गया। जब ये आप ओपन करेंगे सबसे पहले हिंदी में ही दिखाता है, तो मैं बार बार ओपन कर रहा हूँ तो इंग्लिश में आ रहा है, लेकिन यहाँ रहा ऑप्शन इंग्लिश और हिंदी में, जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में सही रहते हैं। अभी इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हमें सबसे पहले जाना है रेगुलेशंस एंड गाइडेंस। क्या है? रेगुलेशंस एंड गाइडेंस। इसमें हमारा स्टडी से रिलेटेड सारे मटेरियल मिल जाएंगे। तो इसमें हम जान लेना चाहिए कि हमारा जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में जो मॉड्यूल 10 है, जो एविएशन लेजिस्लेशन है, जो उसमें डीजीसी जितना भी गाइडलाइंस है, रिक्वायरमेंट्स दे रखी है हमारे लिए, जितना हमारे लिए एप्लीकेबल है, उसमें से एक रूल है जो एयरक्राफ्ट रूल्स है, कुछ रूल्स है, एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। ये रूल्स हमारे लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो हम अगर रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें कोई भी काम कर रहे हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में डीजीसी के अंडर, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा रूल्स को। ये रूल्स को समझना पड़ेगा। ये रूल अप्लाई होते हैं हर काम में, और उसके बाद ही डीजीसी क्या करता है? रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करने की ऑर्डर देता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले रूल्स को समझना पड़ेगा, कौन सा टास्क के लिए क्या रूल एप्लीकेबल होता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम अगर डीजीसी की रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से समझना चाहते हैं, अपना मॉड्यूल क्लियर करना चाहते हैं, तो हमें क्या समझना पड़ेगा? कुछ बेसिक चीज़ें समझना पड़ेगा। जैसे हम ये एयरक्राफ्ट रूल्स 1937, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 को ओपन करते हैं। जो हमारा एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 है, इसमें हमारा सब बेसिक चीज़ें हैं। हम कैसे समझ पाएँ हमारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का जो हमारा एविएशन लेजिस्लेशन का सब्जेक्ट को, इसमें जो हमारा एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 है, इसको हम पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट में से ये पार्ट 1 है जो प्रिलिमिनरी है, पार्ट 2 जनरल कंडीशंस ऑफ फ्लाइंग है, और ये जो दिखा रहा है 1 2 3B 4 to 20 21 to 29D, ये सब क्या है? रूल नंबर से। तो ये पार्ट 1 में प्रिलिमिनरी के बारे में दिया है। इसमें हम सब के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें से जब हम प्रिलिमिनरी में क्लिक करेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा? रूल नंबर मिलेंगे। ये रहा रूल नंबर 1 2 3। तो इसमें देखिए सबसे 3 नंबर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस। इसमें जब क्लिक करोगे डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशंस में, इसमें आएगा, देखो एरियल वर्क एयरक्राफ्ट क्या है, इसमें एयर ट्रैफिक क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या है, ठीक है। इसके अलावा सारे डेफिनेशन जो कि हमें एप्लीकेबल है, हमें समझने के लिए पूरी मदद करेंगे, ये सारे डेफिनेशंस हमारे इसमें हैं। देखो, हम जब मेंटेनेंस करते हैं हमारे एयरक्राफ्ट में क्या रिस्टोर करके रखते हैं, एयरक्राफ्ट को किस कंडीशन में रखते हैं, मेंटेनेंस करने से क्या होता है, एयरवर्दनेस मेंटेन होकर रहता है, तो एयरवर्दनेस का भी डेफिनेशन दे रखा है, ठीक है। तो हमारी काम ही एयरवर्दनेस मेंटेन करके रखना। तो डीजीसीए का जो रिक्वायरमेंट्स है, बोल दिया कि तुम्हें ये सारे काम करोगे, ये सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करोगे तो तुम्हारा एयरक्राफ्ट एयरवर्दी कंडीशन में मेंटेन रहेगा। तो एयरवर्दी कंडीशन मतलब क्या है, वो डीजीसी अपने हिसाब से एक लाइन लिख के दे दिया है। तो तुम्हें क्या है, ये सारे जो डेफिनेशंस है,
ये सारे डेफिनेशंस को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे डेफिनेशन को सही तरीके से समझते हो तो आगे जाके शुरू कर सकते हो सही से। इसमें सारे के सारे डेफिनेशन है, कोई भी ऐसे छोटा नहीं है। जो भी ये देखो, सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दनेस, हमारे डिफरेंट का क्लास रेटिंग, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, को पायलट, कोर्स और हेडिंग क्या होता है, क्रू मेंबर क्या होता है, ठीक है, डुअल फ्लाइट टाइम क्या होता है, एंडोर्समेंट क्या, ये सारे वर्ड्स जो है हम यूज़ करने वाले हैं कहाँ पे, हमारी जब रिक्वायरमेंट्स को हम पढ़ेंगे तो किसी को अगर बेहतर तरीके से अगर उसको अगर जानना है, क्या जानना है कि मॉड्यूल 10 की एविएशन लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते हुए क्विकली अंडरस्टैंड करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है डेफिनेशंस की, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक है। अगर बेसिक चीज़ें उसको पता नहीं होगा, कोई डेफिनेशन का मीनिंग अपनी तरीके से उसको कंसिडर कर ले रहा होगा और वो रिक्वायरमेंट्स को अपनी तरीके से समझ रहा होगा, तो वो DGCA ने दे रखा है, उसका मीनिंग सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, तो उसको हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे। DGCA की जैसे मीनिंग दिया है उस तरीके से अगर हम उसको कंप्लाई नहीं करते हैं तो उसको क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, तो वो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं कर पाएगा। तो मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि इसमें जितना भी डेफिनेशन दिया गया है, खास करके एयरवर्दनेस का डेफिनेशन, एयरक्राफ्ट का डेफिनेशन, हमारा फ्लाइट टाइम का डेफिनेशन, हेडिंग का डेफिनेशन, एंडोर्समेंट क्या होता है, एरोनॉटिकल प्रोडक्ट्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट टाइम क्या होता है, आइटम ऑफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो डेफिनेशंस है, लाइसेंसिंग का मतलब क्या है, अप्रूवल का मतलब क्या है, ठीक है, ये सारे डेफिनेशन जो एप्लीकेबल होता है, ये सारे डेफिनेशंस पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं है, एक बार रीडिंग मारोगे डेफिनेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया प्रिलिमिनरी जो हमारा पार्ट 1 है, जो हमारा पार्ट 1 है। अभी इसमें से आते हैं पार्ट 2 में, जो जनरल कंडीशंस ऑफ फ्लाइंग है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारा पार्ट 6 में, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो हमारा मॉड्यूल 10 की सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ने के लिए हेल्प हो जाए। तो पार्ट 1 में हमारा डेफिनेशंस पढ़ लेना है और रूल नंबर्स याद रख लेना है पार्ट 1 के। अभी आते हैं पार्ट 6 में, जो हमारा एयरवर्दनेस है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये पार्ट, जो एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 का, इसमें रूल नंबर 49 से लेके रूल नंबर 62 तक है। तो एयरक्राफ्ट का जो डिज़ाइन होता है उसके लिए क्या लेना पड़ता है, एक टाइप सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। टाइप सर्टिफिकेट लेने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, जब कस्टमर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर डिजाइनर से खरीदता है तो उसको फिर रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, तब तक फ्लाई नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दनेस नहीं होगा, नॉइज सर्टिफिकेट नहीं होगा, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट लेने के लिए कितना फीस चाहिए, कैसा प्रोसीजर है, क्या है और कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, ये जो है रूल नंबर 6 में लिखा हुआ है। तो ये हमारा जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स है, ये रूल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक बार अंदर जाते हैं तो इसमें रूल नंबर 49 से लेके इसमें देखो टाइप सर्टिफिकेट के बारे में, रेस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट के बारे में, ये सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सारे रूल्स को एक बार याद रख लेना बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फीस से टाइप सर्टिफिकेट से लेके फीस तक, ये वेट एंड बैलेंस, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है, ठीक है। अभी इसके बाद और कौन सा याद रखना है, इसके बाद हम आते हैं इसके बाद का पार्ट है लॉग बुक्स, पार्ट 9। लॉग बुक्स में 67 से लेके 67B तक है, तो ये भी रूल नंबर से याद रख लेना बहुत ज़रूरी है। ये सब हम जब रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे तभी भी ये रूल्स आएगा, लेकिन एक बार रीड कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि एक बार में हमारा काम ख़त्म हो जाए, बेसिक्स हमें अंडरस्टैंड हो जाए और स्ट्रक्चर क्या है हमें पता चल जाए, क्या रूल्स लागू होते हैं। उसके बाद आते हैं इसमें और एक रूल है,
ये देखो पार्ट 12B इसमें है रेगुलेटरी प्रोविजंस, और पार्ट 12C इसमें है कोई ऑर्गेनाइजेशन का कैसे अप्रूवल होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल के लिए फीस कितना लगता है, ऐसे टाइप का रूल्स इसमें है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 12B और 12C जो है ये दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा पार्ट 13 भी बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में, जो कि एग्ज़ाम में आता रहता है। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाने के लिए कौन सा रूल्स एप्लीकेबल होता है, आगे आएगा सारे रिक्वायरमेंट्स पढ़ते टाइम, वहाँ पे भी याद रख सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी से मैं जो बोला पार्ट 1 और पार्ट 6 जो एयरवर्दनेस है, पार्ट 12B जो रेगुलेटरी प्रोविजन है, पार्ट 12C जो इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन एंड मैनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अदर देन ऑपरेटर्स ये भी है, और एक पार्ट 13। इतना चीज़ें हमें क्या करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। अगर एक दिन में तो सब नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में इसमें जो डेफिनेशन दिया गया है पार्ट 1 में प्रिलिमिनर में, एयरवर्दनेस का डेफिनेशन, एयरक्राफ्ट का डेफिनेशंस, आइटम ऑफ इक्विपमेंट का डेफिनेशंस, एंडोर्समेंट क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या है, ये सारे डेफिनेशंस हमें पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि हमें याद रह जाए कि बेसिक वर्ड जब हम रिक्वायरमेंट्स से यूज़ करते हैं तो हमें जो CR की जो मॉड्यूल 10 की सब्जेक्ट जो एविएशन लेजिस्लेशन है उसे समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगा। अभी आते हैं हमारी जो मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा, हम अपडेटेड चीज़ें, इसमें रेगुलेशंस एंड गाइडेंस लिखा है। रेगुलेशन एंड गाइडेंस में आएंगे तो इसमें आएंगे रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडेंस में सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स। हमें पता चल गया एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 जो हमारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की जितना की रिक्वायरमेंट है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। अभी आते हैं सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स में, यहाँ पे जिसको हम सिंपली शॉर्टली CR भी बोलते रहते हैं। ठीक है, तो जब हम सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स में जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, DGCA की पूरा का पूरा इंडिया में जो सिविल एविएशन है, इंडिया में जो सिविल एविएशन है उसको DGCA ने जो रिक्वायरमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है ये 11 सेक्शंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। इसका मतलब हमारे जो सिविल एविएशन है, जो सिविल एविएशन में डिफरेंट टास्क होता है, कोई मेंटेनेंस करता है एयरवर्दनेस मेंटेन करने के लिए, तो कोई एयर ट्रांसपोर्ट चलाता है, कोई एयरक्राफ्ट को फ्लाई करता है जो हमारा पायलट या कमांडर, कोई एविएशन का डिफरेंट ऑपरेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग देता है, कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं जहां हम 147 या सीरीज E पार्ट 8 में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप की टास्क डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, डिफरेंट अलग अलग सर्विसेज है, और अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। इसीलिए DGCA ने अपना जो रिक्वायरमेंट का सेक्शन है, जो सिविल एविएशन का जो रिक्वायरमेंट दे रही है कि इसे तुम्हें कंप्लाई करना है अपना टास्क करते टाइम, उसको 11 सेक्शंस में डिवाइड कर रखी है। कितना, 11 सेक्शंस। तो उसमें से जो हमारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स है, जो एयरक्राफ्ट को एयरवर्दनेस कंडीशन में रखेंगे, देखो यहाँ पे तुम जब पढ़ोगे एयरवर्दनेस तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि एयरवर्दनेस मतलब क्या है, अपने दिमाग से एक मीनिंग बना के उसको समझ लेना गलत है। जो DGCA ने बोला है एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 में वो समझना बहुत ज़रूरी है, एयरवर्दनेस का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन 2 है वो जो एयरवर्दनेस की रिक्वायरमेंट्स है वो लागू होता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, जो भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स होते हैं, पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, ये क्या होता है, सेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए लागू होता है। अभी मैं समझा दूँ एयरवर्दनेस क्या चीज़ है। सबसे बेसिक चीज़ है कि जब हम एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस करते हैं, क्यों मेंटेनेंस करते हैं, एयरक्राफ्ट सेफली फ्लाई कर पाए। तो एयरक्राफ्ट कब सेफली फ्लाई कर पाएगा, जब हम सही तरीके से मेंटेनेंस करेंगे। खाली टेक्निकली ही नहीं, DGCA का भी जितना भी रिक्वायरमेंट्स है उसको भी फॉलो करना है। जैसे एक एयरक्राफ्ट है तुम्हारे पास, उसे DGCA ने बोल रखा है कि फ्लाई होने से पहले उसे क्या करना है, सारे सिस्टम्स चेक करना है, मेंटेनेंस करना है, जो भी लुब्रिकेशन करना है, जो भी ओवरलिंग करना है, जो भी है टेक्निकली चीज़ें सब कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन DGCA ने और एक भी चीज़ बोल रखा है कि तुम्हें इस चीज़ को करना है, मेंटेनेंस करना है, तो तुम्हें कहाँ से करना है, जो मेरे से अप्रूव्ड एक मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होगा उसी से
ही तुम्हें मेंटेनेंस करना है। लेकिन तुमने क्या किया, एयरक्राफ्ट को कैसे भी करके मेंटेनेंस कर दिया और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से मेंटेनेंस कर दिया जो कि डीजीसीए से अप्रूव्ड ही नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, एयरक्राफ्ट को अनसेफ सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है। इसीलिए तुम्हें अभी क्या हो गया, एयरवर्दनेस का मतलब में यह आ गया कि तुम्हारी एयरक्राफ्ट जो है उसे जब मेंटेनेंस करोगे तो तुम्हें उसे मेंटेनेंस करते टाइम डीजीसीए की गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए करना है, ताकि जो हमारी मैन्युफैक्चरर और डिज़ाइनर जो हमारे एयरक्राफ्ट को जिस मकसद के लिए बनाया है वो मेंटेन रहे हमेशा, ठीक है, ताकि उसमें कोई चेंजेस ना हो और सेफली एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस करो और एयरक्राफ्ट भी फ्लाई होने के लिए सेफ कंडीशन में रहेगा। और डीजीसीए की जो हमारा गाइडलाइंस है उसको भी कंप्लाई करते हुए हमें क्या करना है, एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस करना है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ गया कि हम जब एयरक्राफ्ट को एयरवर्दनेस कंडीशन में है बोलेंगे तो तब हम ये समझेंगे कि हम एक डीजीसी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन से एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस कर रहे हैं और हमारा जो मैन्युफैक्चरर जो डिज़ाइन किया है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर जैसे बोला है वही चीज़ों को हम कंप्लाई करते हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को भी हम मानते हैं और डीजीसीए को भी हम मान रहे हैं और फिर एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस करके रख रहे हैं सेफ कंडीशन में, तभी माना जाएगा कि एयरक्राफ्ट एयरवर्दी कंडीशन में है। भले ही तुम कुछ भी करके एयरवर्दनेस कंडीशन में रख लो, सेफ कंडीशन में रख लो, लेकिन तुम डीजीसीए की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम में भी एयरक्राफ्ट को नहीं बोला जा सकता है कि एयरक्राफ्ट एयरवर्दी कंडीशन में है। तो ये जो डेफिनेशन बताया, मीनिंग बताया, ये मीनिंग कहाँ पे सेट किया गया है, हमारा जो एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 की जो पार्ट 1 है उसमें जो डेफिनेशंस दिया गया है रूल नंबर 3 में, उसमें सेट किया गया है। तो हम जब डेफिनेशंस को समझेंगे तभी हम ऐसे रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली समझ पाएंगे, नहीं तो अपने हिसाब से कुछ भी समझ सकते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदा नहीं होगा। तो हम सेक्शन 2 में जाएंगे तो हमारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हमारी जो सेक्शंस है जिसके थ्रू हमारा डीजीसीए ने हमारे को रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, तो उसमें जो सेक्शंस है उसको भी फिर अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ में डिवाइड किया है। देखो पूरी इंडियन सिविल एविएशन उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए 11 सेक्शंस में दे दिया डीजीसीए ने। उस 11 सेक्शंस में से हमारा सेक्शन 2 है जो एयरवर्दनेस है, हमारा काम ही एयरक्राफ्ट का एयरवर्दनेस मेंटेन रखना है। तो हमारा जो सेक्शन है उसमें भी अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एयरक्राफ्ट में जब हम मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस के अंदर भी डिफरेंट टाइप का टास्क है, सब लोग एक टाइप का टास्क नहीं करते हैं। तो हमारा जो एयरवर्दनेस रिक्वायरमेंट है उसको भी क्या है, ये जो सेक्शन को सीरीज में कन्वर्ट किया है, डिवाइड किया गया है, सीरीज ए, सीरीज बी, ठीक है, सीरीज सी, ऐसे अलग अलग, और हर एक का अलग अलग सब्जेक्ट है। तो सीरीज जो है फिर किस में डिवाइड किया गया है, पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इससे क्या हो जाता है, हमारा क्लैरिटी मेंटेन रहता है और डीजीसी की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने में बहुत इजी हो जाता है और हमें स्टडी करने में भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें सीरीजेस है, सीरीजेस के अनुसार पार्ट है, तो इसमें हमें सबसे जाएंगे CR66 में। यहाँ हमारा जो सीरीज L है वो लाइसेंसिंग के बारे में जब हम स्टडी करते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, तो हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को जो लाइसेंसिंग का प्रोसीजर है उसे हम पढ़ते हैं। तो वो दिया हमारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट लागू होता है डीजीसी की, वो है हमारा CR66 लाइसेंसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। तो जो CR66 हम अगर ओपन करते हैं तो उसमें हमें क्या मिल जाएगा, डीजीसी की जो मॉड्यूल 10 की सिलेबस हमें मिल जाएगा। ये रहा, डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। तो CR66 को हम अगर सही से समझ लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉड्यूल 10 की सिलेबस मिल जाएगा।
अभी आते हैं इसमें, अगर नीचे जाएं तो हमारा मॉड्यूल 10 की सिलेबस आ जाएगी। यह आया मॉड्यूल 10 की सिलेबस। जो हमारा CR66 में, उस CR66 में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है कि एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए तो कौन सा कैटेगरी का लाइसेंस के लिए कौन सा सिलेबस एप्लीकेबल होता है, उसका लेवल क्या है, सब कुछ। तो हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 10 एविएशन लेजिस्लेशन के बारे में, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में DGCA वेबसाइट इसीलिए दिखाया कि इसमें जो मॉड्यूल 10 में 9 चैप्टर है। 10.1 क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है कि इसमें जो DGCA की डिफरेंट टाइप का जो रूल्स है और जो रिक्वायरमेंट्स है डिफरेंट टाइप की, अपने आप में कैसे रिलेशन रखते हैं, कैसे रिलेटेड है, कौन सा CR पढ़ने के बाद दूसरा कौन सा CR पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, ठीक है। इसमें खाली हम सेक्शन 2 का ही रिक्वायरमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 8 का भी कुछ रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे। एक 10.1 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है हमारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद 10.2 CR66 सर्टिफाइंग स्टाफ, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनते हैं, एयरक्राफ्ट को जो सर्टिफाई करते हैं फ्लाई होने से पहले, वो हमारा सर्टिफाइंग स्टाफ होते हैं, जो कि वेल लाइसेंस्ड होते हैं, ठीक है, फुली लाइसेंस्ड होते हैं उस एयरक्राफ्ट के पर्टिकुलर मॉडल के लिए क्या इशू करने के लिए, हमारा सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस इशू करने के लिए। तो हमारा ये है 10.2 दूसरा चैप्टर। CR66 में पूरा का पूरा डिटेल में यही लिखा गया है कि तुम लाइसेंस कैसे लोगे DGCA से, क्या क्या एग्जाम्स दे के और क्या स्टडी करके और कितना एक्सपीरियंस लेके, और इसीलिए हमारे CR66 में हमारे को ये सिलेबस मिल रहा है। उसके बाद 10.3 ये CR145, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनते हैं, तो हमारे इंडिया में 2 टाइप की मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। एक CR145 अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लार्ज एयरक्राफ्ट और कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस में यूज होने वाले एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस करती है, ठीक है। और एक दूसरा टाइप का मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है CRM सब पार्ट F, ये लिखा है CRM सब पार्ट F। ये क्या है, जो जितना भी स्मॉल एयरक्राफ्ट है और जो कि कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट में नहीं यूज़ होते हैं, उनका मेंटेनेंस करते हैं। जो भी हो, हमारा ये मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारा काम क्या है, जब हम एक बार लाइसेंस ले लेते हैं या एक बार हम जब बेसिक मॉड्यूल्स क्लियर करते हैं, जब हम काम करने लगते हैं, कहाँ पे काम करेंगे, कहाँ एम्प्लॉयड होंगे, हम एक CR145 अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन में ही तो एम्प्लॉयड होंगे। तो हमारे लिए जो 10.3 की चैप्टर बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम इसकी रिक्वायरमेंट्स को बहुत सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हमें हमेशा काम आए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हम जब काम भी करेंगे जाके हमें तभी भी हेल्प होगा। आते हैं 10.4 एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के बारे में। ये थोड़ा ऑपरेशन वालों की रिक्वायरमेंट है और हमारे लिए भी लागू होता है, ठीक है। तो कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, कमर्शियल ऑपरेशंस क्या है, अगर कोई कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट चलाना चाहता है, ठीक है, कुछ एयरक्राफ्ट्स को लेके, तो उसको क्या करना पड़ता है, एयर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसको हम AOC बोलते हैं, ठीक है। कोई एयरलाइन बंद हो जाता है या चालू होता है, तो उसका सब कुछ इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, AOC के ऊपर, ठीक है। किसी एयरलाइन को अगर AOC मिला तो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस चालू कर पाएगा, AOC अगर रिवोक कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो वो बंद हो जाता है। तो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो 10.4 में है। उसके बाद आते हैं 10.5, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसका जो 10.5 का पूरा सिलेबस जो है, पूरा जो कंटेंट जो है वो CR21 में है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि एक एयरक्राफ्ट का एक टाइप सर्टिफिकेशन केस होता है। टाइप सर्टिफिकेशन मतलब जब डिज़ाइन होता है एयरक्राफ्ट का, तो उस एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन होने के बाद वो डिज़ाइन को तभी वैलिड माना जाएगा जब उसका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उस डिज़ाइन के लिए क्या इशू किया है, टाइप सर्टिफिकेट इशू किया है, या सप्लीमेंटल टाइप सर्टिफिकेट या रेस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट इशू किया होगा, तो ठीक है।
तो इसमें टाइप सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सर्टिफिकेट है, नॉइस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दनेस, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इनके बारे में हमें कहाँ पे और मिलेगा, हमारे सीरीज़ में भी मिलेगा, सेक्शन 2 की सीरीज F में मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे जाके। उसके बाद आते हैं CRM। CR 145 के बाद सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कोई रिक्वायरमेंट है DGCA का एक मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए, तो वो CRM है। क्योंकि जब तुम मेंटेनेंस में बहुत साल काम करोगे, वेल एक्सपीरियंसड हो जाओगे, तो तुम्हारे पास क्या होगा, मेंटेनेंस से रिलेटेड नॉलेज होगा। लेकिन हमारी ये एक नया रिक्वायरमेंट है DGCA का कि एक एयरक्राफ्ट को जो मेंटेनेंस करते हैं हम लोग, हमारी खाली मेंटेनेंस करने से एयरवर्दनेस मेंटेन रहेगा। उस एयरक्राफ्ट को हमें और भी क्या करना चाहिए, कंटिन्यूइंग एयरवर्दनेस कंडीशन में रहना चाहिए। अभी कंटिन्यूइंग एयरवर्दनेस क्या है, तुम फिर वो डेफिनेशन में जाना पड़ेगा समझने के लिए। तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशन से समझने के लिए, इसलिए सबसे पहले डेफिनेशन ही समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मैं जहाँ बताया एयरक्राफ्ट रूल्स की 1937 की रूल्स में से, तो CRM जो है कंटिन्यूइंग एयरवर्दनेस के बारे में, एक एयरक्राफ्ट को पूरी लाइफ टाइम में कैसे कंटिन्यूइंग एयरवर्दनेस में रखा जाए वो इसमें बताया गया है। उसके बाद आते हैं 10.7 एप्लीकेबल नेशनल एंड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स। अभी ये जो एप्लीकेबल नेशनल एंड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स जो है, यह हमारे को सेक्शन 1 में मिलेगा इसका सिलेबस, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला चैप्टर है 10.9 जो हमारा फ्यूल टैंक से रिलेटेड, क्योंकि फ्यूल टैंक जो है हमारा एक क्रिटिकल सिस्टम है एयरक्राफ्ट के अंदर। तो इससे रिलेटेड जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी पर्सन्स एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं फ्यूल टैंक्स के ऊपर, और जो इसके बारे में क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर लेवल 1 लेवल 2 डिफरेंट टाइप का ट्रेनिंग से वो भी गेन करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेंटेनेंस इंजीनियर है उसको इतना पता रहना चाहिए फ्यूल टैंक से रिलेटेड सेफ्टीज़ क्या होता है, और फ्यूल टैंक के ऊपर बेसिक नॉलेज तो रहना चाहिए। तो इसके साथ हमारा एविएशन लेजिस्लेशन का पूरा 9 चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इसमें अगर सबसे कोई पहले पढ़ना चाहिए तो उसे क्या पढ़ना चाहिए कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। तो इसमें पता चल जाएगा क्या क्या है रूल्स के बारे में, और इसमें पता चल जाएगा डिफरेंट सीआरएस के बीच में रिलेशंस क्या है, कि हमारा पूरी जो DGCA की जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम पढ़ सकते हैं 66 या 145 या 21, कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।